हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन जो करेंगे जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4। जो ये है जो पेपर होगा एडवर्टीजमेंट नंबर 23/4/19 का जो पेपर है, जो कि मार्च 2022 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो था आपका सिविल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का एंड मैकेनिकल का। ठीक है, ये तीनों ब्रांच का आपका कॉमन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4 है उसका हम लोग एनालिसिस भी देखेंगे, और जो सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सोल्यूशन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बीपीएससी पेपर 4 के लिए, ये सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, सारा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विंग एंड इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, एचएमटी है। ठीक है, हीट एंड मास ट्रांसफर। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स है जिसमें टर्बाइन एंड पंप है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है कि आपका एयर पोल्यूशन है। उसके बाद वाटर एंड वेस्ट वाटर का ये ट्रीटमेंट पैरामीटर है। ठीक है, ट्रीटमेंट पैरामीटर है, या फिर उसका और भी जो भी उसमें यूज होता है फिजिकल या केमिकल पैरामीटर में, जैसे बीओडी हो गया, डिजोल ऑक्सीजन हो गया, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, ये सब हो गया। कुछ टर्बिडिटी हो गया, कलर हो गया, ये सब थोड़ा थोड़ा इजी जो टर्म रहता है वो थोड़ा वहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी इसके बारे में हम डिटेल सिलेबस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसमें क्या क्या है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट हम प्रीवियस एनालिसिस। तो ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद वहाँ जाकर के आप हर पेपर 4, पेपर 5, पेपर 3 सारे का देख सकते हो। वहाँ पे जाकर के आप किस तरह से जो पैटर्न है वो रहा। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो ये जो एडवर्टीजमेंट हुआ है, ये आपका सिविल, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आपका ये मैकेनिकल का इंक्लूडेड साथ में हुआ था, और ये भी पेपर सेम हुआ था दोनों का। दोनों में जो जिसमें जो साथ में पेपर हो रहा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, उसमें जो वेटेज है इलेक्ट्रिकल का वो थोड़ा ज़्यादा है। बाकी जिसमें नहीं है, जिसमें सिर्फ सिविल का है, उसमें थोड़ा वेटेज कम है इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, वहाँ देखेंगे आप वेटेज उसका कम किया हुआ है। सिमिलरली फॉर ऑल मैकेनिकल का जो है एचएमटी थर्मोडायनेमिक्स का भी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो 2 क्वेश्चन सिर्फ इसमें ज़्यादा था, इसमें 1 क्वेश्चन सिर्फ ज़्यादा था। बाकी उनमें 5 से 6 क्वेश्चन आता ही है इसमें। ठीक है, इसमें तो आप नहीं कर सकते, बाकी सारा जो है किसी में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसमें कितना आएगा। बस इलेक्ट्रिकल का पोर्शन ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पे जो है जब भी एग्जाम साथ होता है तो यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन ये वेटेज दिया जाता है उसके। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, इसका जो एनालिसिस होगा डिटेल में हम वहाँ पे कर चुके हैं, किस किस सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन कितने कितना आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये सेट डी का, सेट डी है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द पावर इज, ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर पूछ रहा है। तो ये देखते हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है? कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस एंड नॉट एनी अदर क्वांटिटी लाइक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इंडक्टेंस क्या हो गया? दैट अपोज द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका जो यूनिट होता है इंडक्टेंस का वो होता है हेनरी में होता है। ठीक है, इसका इसमें क्या होता है, करंट जो होता है लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या वोल्टेज लीड्स बाय करंट बाय 90 डिग्री एंगल के साथ में। ठीक है, तो इसमें जो पावर होता है जिसे एक्टिव पावर बोला जाता है, पी इक्वल्स टू ये हो जाता है वी आई कॉस फाइव। अगर यहाँ पे थीटा रखेंगे फाइव की जगह पे 90 डिग्री, तो पी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। और इसी में एक होता है टर्म होता है रिएक्टिव पावर, जो कि क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे ये होता है वी आई साइन फाइव होता है। ठीक है, जो एंगल होता है सिर्फ आई का, एक एक्सिस पे आपका हो जाएगा आई कॉस फाइव, दूसरे एक्सिस पे हो जाएगा आपका आई साइन फाइव। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा तो रिएक्टिव पावर आपका मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ पे आपका पावर जो हो जाएगा एक्टिव पावर ये जीरो मिलेगा। देयरफॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज एन एनर्जी अब्जॉर्बिंग सर्किट, हेंस इट एब्जॉर्ब्स ओनली लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड डज नॉट डिसिपेट एनी एक्टिव पावर। ठीक है, डज नॉट डिसिपेट एनी एक्टिव पावर। प्योर कैपेसिटिव सर्किट अगर देखें आप, तो करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है, बाई 90 डिग्री, तो पी का इसमें जो पावर हो जाएगा जीरो हो जाएगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी आपका करंट जो होता है लीड करता है वोल्टेज को बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका पावर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 1 होता है एंड रिएक्टिव पावर आपका जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं फिर, तो यहाँ पे जो पावर होता है वी आई कॉस फाइव, तो पावर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। द रिलेशनशिप बिटवीन इंपेडेंस एंड एडमिटेंस, तो दोनों में जो इन्वर्स का रिलेशनशिप होता है जेड इक्वल टू हो जाता है आपका 1 बाई ये बाई जो है ये हो जाता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है साइमन और मो होता है। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम होता है। ठीक है, इसका यूनिट हो जाता है मो होता है, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं, या फिर साइमन लिख सकते हैं, सीमेन जिसको बोलते हैं, या साइमन।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाई, ये ओरस्टेड के द्वारा डिस्कवर्ड किया था। मैक्सवेल के द्वारा जो किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्लेमिंग जो था थर्मोनिक वेल या डायोड जो था या वैक्यूम डायोड, ठीक है, वो किए थे। उसका फेराडे है जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, फेराडे का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसका क्वेश्चन नंबर 4 में देखना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका प्रॉपर्टी दिया हुआ, चारों प्रॉपर्टी दिया हुआ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो प्रॉपर्टी है, डू नॉट क्रॉस वन अनदर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखते हैं तो अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इज बेसिकली बेस्ड ऑन, तो एसी जनरेटर जो होता है बेस्ड ऑन पूछ रहा है, ये होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं तो द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट्स टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर दिया यूपीएससी वो इंक्रीज डिसिपेशन ऑफ हीट फ्रॉम द आर्मेचर सरफेस, ये दिया है। लेकिन जो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस वगैरह के लिए, जिसमें क्या किया जाता है, आर्मेचर ऑफ डिश मशीन ये मेडअप ऑफ लैमिनेटेड शीट्स का बना होता है, ठीक है। फिर देखें आप क्वेश्चन नंबर 7 तो मेजर फोटोकेमिकल स्मोक इज, ठीक है, इसका भी जो आंसर दे यूपीएससी बी दे दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया था, जो कि आंसर गलत है क्योंकि इसमें जो होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि ये होगा तीनों का तीनों कंट्रीब्यूशन रहता है मेजर फोटोकेमिकल स्मोक में, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनेगा आपको, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन प्लस का ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, ये आपका बनेगा फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा, ठीक है, ये होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा टोटल 5 होता है। कौन कौन सा होता है देख लें तो 5 मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट दैट कंट्रीब्यूट 90% एयर पोल्यूशन हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड का हो गया, सल्फर ऑक्साइड का हो जाएगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन जो हाइड्रोकार्बन वाला हो गया वो, उसका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर हो गया। सेकेंडरी जब पोल्यूटेंट में जब आएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पैन एंड फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, ये 5 इसमें हो गया, प्राइमरी में हो गया आपका। ये जो 5 मेजर इंपॉर्टेंट जो 90% अप्रॉक्सीमेटली पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है बीओडी स्टैंड फॉर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पूछा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका जो फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल नहीं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। सीओडी का होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, एक टर्म होता है सीओडी होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है जो कि ग्रेटर देन होता है बीओडी से, कभी कभी यही भी पूछा जाता है सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी या बीओडी इज ग्रेटर देन, क्योंकि इसमें जो होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है दोनों का डिमांड होता है, इसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल का होता है, ठीक है, इसकी वजह से ये सीओडी ज़्यादा होता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरली ऑकरिंग वाटर इज, क्वेश्चन नंबर 10 में है, इसका जो आंसर हो जाएगा रेन वाटर हो जाएगा, प्योरली नेचुरली फॉर्म ऑफ नेचुरली ऑकरिंग वाटर रेन वाटर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आता है तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी द बी मस्ट नो, तो ऑप्शन में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स, दैट इज वेदर द फोर्स इज पुश और पुल एंड द ऑल ऑफ द एबव, ठीक। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें जब भी इफेक्ट पता करना होता है फोर्स का तो हमें सारी चीज़ें पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन क्या है जिस मीन्स की कोलिनियर है, कोप्लानर है, किसमें है, इसके बाद फिर कंप्रेशन टेंशन या पुश पुल जो भी है वो क्या है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट, ठीक है, कंकरेंट फोर्स में क्या है कि सारा फोर्स जो मीट एट वन पॉइंट होना चाहिए, उसका लाइन सेम लाइन पर रहेगा तो कोलिनियर हो जाएगा, मीट ऑन द सेम प्लेन पर रहेगा तो कोप्लानर हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स करते हैं जो हो जाएगा नॉन कोलिनियर, नॉन कंकरेंट, नॉन कोप्लानर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ एन इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.02 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, ठीक है, कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्टॉप होने में, डिएक्सेलरेशन दिया हुआ मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, डिएक्सेलरेशन दिया हुआ है एंड टाइम पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो इसको जब इधर भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस के टर्म में आ जाएगा, मीन्स कि यू इक्वल्स टू जो हो जाएगा आपका माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ए का वैल्यू, टी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो 0.2
दिया हुआ u का वैल्यू एंड 0 डिवाइडेड बाई 0.02, तो ये हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। वो कौन डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन मीन्स कि इसका आप डायमेंशन देख लें या यूनिट जो होता है उसका वो देख के पता कर सकते हैं। तो मोमेंटम इम्पल्स का जो यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, मीन्स की एम एल टी माइनस वन का यूनिट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका टॉर्क एंड एनर्जी का देखा तो न्यूटन मीटर होता है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का दोनों एनर्जी है तो ये इसका भी यूनिट सेम रहेगा। उसके बाद आप मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम जब देखेंगे सॉरी मोमेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। ठीक है, मोमेंटम एंड इम्पल्स, टॉर्क एंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें आप यूनिट देख लें या डायमेंशन से देख लें तो मोमेंटम एंड इम्पल्स से जो होगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड या एम एल टी माइनस वन दोनों का सेम रहेगा। टॉर्क एंड एनर्जी में दोनों में रहेगा आपका सेम रहेगा। ठीक है, जूल रहेगा वो न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद आप काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का दोनों का एनर्जी में है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज आपका जो दोनों सेम रहेगा। मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे न्यूटन मीटर रहता है, उसके बाद आपका ये न्यूटन मीटर सेकेंड में रहता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, इसका ये आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी स्टर्म। जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी रहेगा तो ये हो जाएगा आपका रेजिलियंस रह जाएगा। प्रूफ रेजिलियंस है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, तो प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रूफ रेजिलियंस स्ट्रेन एनर्जी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे इलास्टिक लिमिट तक हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन, ठीक है, 2E। ठीक है, ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका मीन्स कि लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन मीन्स कि आप ऐसा कर सकते हैं कि एरिया अंडर द लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन डायग्राम जो भी होगा वो हो जाएगा रेजिलियंस हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेन एनर्जी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का। और प्रूफ रेजिलियंस हो जाएगा एरिया मतलब कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हो जाएगा यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वी। और इसमें मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर यूनिट वॉल्यूम जो हो जाएगा अप टू इलास्टिक लिमिट तक, ये हो जाएगा आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों। तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेन एनर्जी है स्टोर्ड इन द बॉडी, एरिया अंडर द आप बोल सकते हैं इसको आप, इट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी रिलीज आफ्टर अनलोडिंग आफ्टर इलास्टिक मीन्स अप टू द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और इट इज द एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्वेइंग इक्विपमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्वेइंग इक्विपमेंट, आपका थ्योलाइट सर्वेइंग इक्विपमेंट है। ठीक है, जिसको मेजर जो कि यूज होता है मेजरिंग एंगल बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। उसके बाद आप आगे फिर देखें पिटोट ट्यूब जो कि वेलोसिटी मेजर करता है, ये आपका सर्विंग इक्विपमेंट नहीं है। लेवल जो होता है मेजर करता है हाइट ऑफ डिस्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। ठीक है, लेवल मतलब को एक लेवलिंग के लिए यूज करते हैं जो मेजर करता है हाइट ऑफ डिस्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। एक फिक्स परमानेंट मार्क होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं लेवलिंग का लेवल करते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर जो होता है मेजर एंगल ऑफ स्लोप एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया आपका किलोमीटर हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, तो द डिस्क ऑफ सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ विच मटेरियल। ठीक है, सप्लाई एनर्जी मीटर मीन्स कि जो घर में जो मीटर लगा रहता है बिजली वाला, ठीक है, उसका जो डिस्क होता है किस मीटर का बनाता है, तो वो होता है एल्युमिनियम का रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर गिवन स्टेटमेंट फॉर फ्लैटनेस टेस्टिंग। स्टेटमेंट 1 है स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू चेक फ्लैटनेस, सही है। एंड सिंगल इंडेड स्ट्रेट एज कैन बी यूज टू डिटरमाइन द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस, ये भी सही है, दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ट्रू एंड ट्रू। उसके बाद सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाई। ठीक है, तो मेगर जो होता है एक मीन्स की जस्ट लाइक कि टेस्टर हो गया। ठीक है, टेस्टर उसका एडवांस वर्जन हो गया मेगर का। ये मेजर करता है हाईली जो हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस वाला जो भी टर्म होता है, ठीक है, मेटल का जो बना रहेगा उसको मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं। इसमें जो सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाई, तो इसमें जो हम लोग देते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर हैंड ड्रिवन मोटर होता है उससे करते हैं। ठीक है, जो भी सप्लाई जाता है उसमें ये डिटरमाइन करता है रेंज ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी तक का।
ठीक है, जो इसका पहला जो मतलब कि रीडिंग जो रहता है वो पहले इन्फाइनाइट पर रहेगा, फिर धीरे धीरे वो जीरो तक जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर सीक्वेंस, पहले आता है प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, उसके बाद आता है ये इलास्टिक लिमिट, देन आता है एल्डिंग, देन फिर फेल्योर हो जाता है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 21 में आता है तो इन सिमेट्रिकल बीम सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इन द सेंट्रॉयड एक्सिस फाइबर पे होता है। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिमेट्रिकल बीम, लाइक कि आप रेक्टेंगल का ले लें तो रेक्टेंगल का जो शियर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, तो जो मैक्सिमम होगा वो सेंट्रॉयड एक्सिस फाइबर पे ही रहता है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, जो कि रेडियस के बराबर होता है मोर सर्कल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा आपका, इसका ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द स्ट्रेस इंड्यूस इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, जब सडनली लगता है तो ये जो भी अगर आपका मीन्स की सिग्मा इक्वल्स टू जो आपका आ रहा है जो जैसे आपका अगर नॉर्मली आपका पी लग रहा है तो सडन लोड में आपका टू हो जाता है, 2p हो जाता है। ठीक है, ये 2p हो जाता है, तो जस्ट ट्वाइस द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। ठीक है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ l फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। ठीक है, कॉलम में क्या रहा है कि एक आपका फिक्स है अगेंस्ट द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, दूसरा एंड फ्री है, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा आपका ये पूरा जितना लेंथ रहता है उतना ऊपर रहता है जितना उसका नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2l हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो अगर दोनों एंड आपका मीन्स की हिंज है, ठीक है, दोनों एंड आपका हिंज है तो इसमें हो जाएगा आपका l हो जाएगा, दोनों एंड अगर कॉलम का अगर हिंज है तो l हो जाएगा। ठीक है, और अगर फिक्स्ड है, दोनों एंड अगर आपका फिक्स्ड है, ठीक है, अगेंस्ट द रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, तो ये हो जाएगा आपका जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का डिस्टेंस बनेगा अप्रोक्सीमेटली इस तरह से, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड में हो जाएगा आपका 0.5l हो जाएगा। ठीक है, एल इफेक्टिव जो हो जाएगा आपका टोटल लेंथ का 0.5 हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, और एक केस कौन सा बच गया, यहाँ पे हो जाएगा एक एंड आपका फिक्स है और एक एंड जो है आपका हिंज है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका एल इफेक्टिव जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा टोटल जो लेंथ है वो डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड ये सिलेंडरनेस रेशियो के लेमडा से डिनोट करते हैं, ये होता है एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन जो आर मिनिमम होगा। ठीक है, वो इसके जगह जो भी होगा अगर आर मिनिमम जो भी होगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए कॉलम हो जाता है। लाइम हैज बीन कन्वेंशनली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, तो हो जाएगा आपका 3 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। फाइट लाइम होता है जिसको रिच लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, या ओरिजिनल जो लाइम होता है इसमें ज़्यादा 90% के अप्रोक्स मतलब कि लाइम कैसे वो होता है। उसके बाद हाइड्रोलिक लाइम, उसके बाद फिर हो जाता है पुअर लाइम। ठीक है, 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया। उसके बाद आते हैं तो फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, इसमें जो लाइटेस्ट होगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। क्योंकि इसका एटॉमिक वेट क्योंकि ये इसका कम रहता है 24 पॉइंट समथिंग आता है, एल्यूमिनियम का 26 एंड टाइटेनियम का 47.8 एंड कॉपर का 63। तो बीपीएससी जो आंसर दिया एल्यूमिनियम दिया है, इसका जो आंसर होगा मैग्नीशियम होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली प्रोन टू कोरोजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज हाईली प्रोन टू कोरोजन, इसका जो आंसर बीपीएससी दिया है ये जिंक दिया जो कि गलत है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आयरन हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कोरोजन के टर्म में पूछ रहा है। ठीक है, ना कि रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ एसिड वगैरह का टर्म में पूछ रहा है, तो वो तो जिंक जो हो जाएगा आपका एसिड के टर्म में हो जाएगा ज़्यादा वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयरन हो जाएगा इसका ज़्यादा कोरोजन में ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं इसका, देखिए रिएक्ट विथ एसिड के टर्म में जब रहेगा तो आपका यहाँ से जब देखें टर्म लीड है, उसके लीड से लेकर पूरा यहाँ तक का आपका मैग्नीशियम है, तो उसमें भी आपका जिंक नहीं। ठीक है, उसमें आपका हो जाता है आंसर क्या, जिंक से ज़्यादा तो एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव था एसिड से, एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ आपका एल्यूमिनियम भी दिया हुआ, कॉपर भी दिया हुआ, तो अगर ये उसका बात करेगा तो फिर ये चीज़ हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम हो जाता आंसर अगर इसमें बात करता तो, क्योंकि आयरन से ज़्यादा जिंक से ज़्यादा एल्यूमिनियम है। लेकिन यहाँ पूछा सिर्फ वो कोरोजन से पूछा, कोरोजन के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो कोरोजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है
देखिए स्टील कोरोड्स जो होता है 0.014 mm, ठीक है, पर ईयर, इतना mm कोरोड होता है पर ईयर, वाइल जिंक कोरोड्स एट ओनली 0.0006 mm पर ईयर, सो स्टील कोरोड्स अबाउट 20 टाइम्स फास्टर देन जिंक, ठीक है, 20 टाइम्स फास्टर देन जिंक होता है। इन अदर वर्ड गैल्वेनाइजिंग एक्सटेंड द लाइफ टाइम ऑफ स्टील अप टू 20 टाइम्स विथ ओनली मिनिमम कोटिंग थिकनेस, ठीक है। और गैल्वेनाइजिंग हम लोग किससे करते हैं, जिंक से करते हैं, ताकि इसका कोरोजन ज़्यादा ना हो। गैल्वेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और स्टील विथ जिंक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ग्रेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन फॉर द आयरन एंड स्टील बेस, ठीक है। तो ऐसा रहता हो तो हम लोग फिर गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस नहीं करते अगर ज़्यादा होता तो इसलिए जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टील विथ व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन इज नोन एज हाइपोयूटेक्टाइड स्टील, ओके। तो इसमें आप जब आयरन कार्बन डायग्राम को देख सकते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम में हिंट दे दे रहा हूँ, तो आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम, आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें सारा ये कंपोजिशन दिया हुआ अच्छे से, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे तो जो 0.8% पे जो होता है 0.83 एक्चुअली में होता है अप्रोक्सीमेटली, वहाँ पर जो रहेगा आपका यूटेक्टाइड या पियरलाइट जो होता है वो होता है। उसके बाद बिलो इसके 0.8% कार्बन कंटेंट से अगर कम है तो उसे बोला जाता है हाइपो यूटेक्टाइड बोला जाता है। एवं 0.8% तो हाइपर यूटेक्टाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, आप आयरन कार्बन डायग्राम में जाकर इसको देख सकते हैं। द पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन सीपीएम इज नोन एज, ठीक है, पार्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन सीपीएम ये कहलाता है एक्टिविटी होता है, ठीक है। और इसमें इवेंट जो होता है वहाँ पे या तो इंड होगा या तो स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड एफिकेसी ऑफ द एस्टिमेट, ठीक है, दैट कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड एफिकेसी ऑफ द एस्टिमेट, वो होता है आपका प्रोजेक्ट साइज, ठीक है, ये हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। 32 में आता है द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा, इज अ पाथ दैट ऑपरेट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड टू द एंड नोड, इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल पाथ, इज द लॉन्गेस्ट पाथ द शॉर्टेस्ट, तो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा आपका ये इज द लॉन्गेस्ट पाथ। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं, एंड इज एन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स अर्थ, ठीक है। तो ओल्डेस्ट टाइप मशीन आपका एक्सक्वेटर था। उसके बाद न्यू जो अभी डेवलप हो गया है जो बुलडोजर जिसे बोला जाता है, एलिवेटर हो गया, एलिवेटर तो काफ़ी एडवांस है थोड़ा सा। उसके बाद फिर आपका स्केलेटर हो गया, तो ये सब थोड़ा सा एडवांस हो गया। पहले जो था आपका ये एक्सकेवेटर भी था, ठीक है। उसके बाद वाइल शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट बाय सीपीएम, तो प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटी, करेक्ट है। रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एस्टेब्लिश्ड, ये भी करेक्ट है। द सीक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटी इज मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये भी एक करेक्ट है। जब हम लोग सीपीएम करते हैं तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करते हैं। ये हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो, फ्रिक्शन फैक्टर पूछ रहा है यहाँ पे, ना कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट पूछ रहा है। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट पूछता तो यह जाता डी हो जाता है उसका आंसर, जो कि 16/RE होता है। जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 4 इंटू फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो 4F हो जाता है, तो इसका जो 64/RE हो जाएगा। ये हो गया आपका लेमिनार के टर्म में होता है। टर्बुलेंट के टर्म में जाएंगे आप तो यहाँ पे मिल जाएगा जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है 0.316 डिवाइडेड बाई RE टू द रेनॉल्ड्स नंबर टू द पावर 1/4 हो जाता है। द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर आपका जो फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइप हो जाता है रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन अगर 2000 है तो लेमिनार, 2000 से 4000 के बीच में है तो ट्रांजिशन, अगर ग्रेटर देन 4000 है तो आपका ये हो जाएगा आपका टर्बुलेंट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 4000 में आपका टर्बुलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू फॉर बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये करेक्ट है। ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स आर ओनली कंसिडर्ड इन बर्नौलिस प्रिंसिपल, ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे विस्कस लग जाएगा तो हो जाएगा नेवियर स्टोक्स थ्योरम हो जाएगा। एफ पी अगर इंक्लूड हो जाएगा इसमें, एफ पी प्लस का एफ जी प्लस का एफ पी हो जाएगा तो नेवियर स्टोक्स थ्योरम हो जाएगा। एफ पी प्लस का एफ जी जो प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, एफ पी प्लस का एफ जी, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा बर्नौली प्रिंसिपल में। द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज, यहाँ पे जो होता है आइडियल फ्लूइड माना जाता है जिसमें ई रोटेशनल जो होगा आपका यहाँ पे फ्लूइड जो होगा ई रोटेशनल का एजम्पशन होता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर बर्नौली प्रिंसिपल के लिए। उसके बाद है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ई रोटेशनल लिखा हुआ था। द हीट ट्रांसफर इनटू एंड और आउट ऑफ फ्लूइड शुड बी 0 टू अप्लाई बर्नौली प्रिंसिपल, ये भी आपका इसका करेक्ट है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 हो जाएगा करेक्ट, 3 इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जो मोर सर्कल इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू,
डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेन इन वन प्लेन accompanied by the shear stress, direct tensile strain in two mutually perpendicular direct tensile stress in two mutually perpendicular direction accompanied by a simple shear stress all of the above। ये सारे के केस में हम डिटरमाइन मोसाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोसाकर यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन बॉडी सब्जेक्टेड टू, ये सारे केस में कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि इमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी, जो इमिसिव पावर होता है ग्रे बॉडी का वो लेस देन होता है द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। आप किरचॉफ्स लॉ को देख सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ HMT में, ठीक है, हीट एंड मास ट्रांसफर में किरचॉफ्स लॉ है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वहाँ पे, और रेडिएशन के लिए, और फिर कंडक्शन के लिए आपका फोरियर्स लॉ है, और उसके बाद फिर जाएंगे कन्वर्सन के लिए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर किरचॉफ्स लॉ आएगा, ये रेडिएशन वाला पार्ट में आएगा। ठीक है, जो इमिसिव पावर होता है ग्रे बॉडी का वो लेस देन होता है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि जो किसी भी बॉडी का जो इमिसिव पावर होगा वो होगा एब्जॉर्बिटी, एक टर्म आता है अल्फा टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका EB हो जाएगा। ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का जो भी होगा, मीन्स कि ये बताएगा आपका कि कितना क्लोज है आपका ब्लैक बॉडी से, वो जो भी जो नॉन अदर देन जो हो गया ब्लैक बॉडी सरफेस से, वो कितना क्लोज है उससे। ठीक है, ये बताता है ये। उसके बाद 40 में देखेंगे तो एब्जॉर्बिटी ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, एब्जॉर्बिटी ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, इक्वल्स टू 1। जो ब्लैक बॉडी होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है एंड इमिटर होता है। ठीक है, तो इसको दोनों का जो हो जाएगा ब्लैक बॉडी में, ठीक है, ब्लैक बॉडी में जो हो जाएगा इमिटर का जो वैल्यू हो जाएगा ये इससे डिनोट करते हैं उसको 1 हो जाएगा, और अल्फा भी आपका ये 1 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड ये जो इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं उसको, दोनों इक्वल टू परफेक्ट इमिटर एंड ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। जीरोथ लॉ होता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे होता है, और ये आपका ये थर्ड लॉ हो गया, सेकंड लॉ जो हो गया वो आपका कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी पे वो रहता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। इफ रेडियंट एनर्जी EB इमिटेड बाय ब्लैक सरफेस strikes the non-black surface and if non-black surface has absorbability alpha then it will absorb how much radiation। जब भी मैंने बताया किरचॉफ्स लॉ जो आता है, जो भी नॉन ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्बिटी जो एब्जॉर्ब करने का रहेगा वो कितना हो जाएगा आपका अल्फा टाइम्स ऑफ EB हो जाएगा। ठीक है, जितना जो ब्लैक बॉडी कर रहा है एब्जॉर्बिटी उसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा नॉन ब्लैक बॉडी का जो भी रहेगा उसका हो जाएगा। ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन का हो जाता है ऑटो साइकिल, जिसके कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोला जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, और इधर एयर स्टैंडर्ड साइकिल है किसका, स्पार्क इग्निशन का। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होता है पेट्रोल इंजन में होता है, और इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हीट का जो उसमें क्या होता है एंट्रिंग वो जो होता है, ठीक है, हीट जो एंट्री होता है और हीट का रिजेक्शन होता है। ठीक है, हीट एब्जॉर्बेशन और हीट एंट्रिंग, हीट रिजेक्शन दोनों क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है वो। ठीक है, हीट का जो भी होगा फेनोमेना वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होगा, इसलिए इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं हाउ इज द हीट एडेड इन द डीजल साइकिल। तो रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ठीक है, और रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका हीट रिजेक्ट होता है। ठीक है, हीट एडेड जो होता है डीजल साइकिल में ये रिवर्सिबली एट कांस्टेंट, जितना भी साइकिल होगा सारा रिवर्सिबल है। ठीक है, सारा का सारा साइकिल रिवर्सिबल है, ध्यान, ये रिवर्सिबल कोई भी साइकिल नहीं है। कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल, रैंकिन साइकिल में सारा सारा ये रिवर्सिबल ही है। विच टाइप ऑफ टर्बाइन है फ्रांसिस टर्बाइन, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टाइम क्या हो जाएगा आपका पेल्टन टर्बाइन हो जाएगा, जिसे टेंजेंशियल फ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आता है आपका एक एक्सेल फ्लो टर्बाइन आता है जो कि कैप्लन टर्बाइन होता है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूइड। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम रोटर टू फ्लूइड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड हो जाएगा, प्रेशर स्पीड पावर नहीं, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेंट्रीफ्यूगल पंप पे आता है वो आता है एनर्जी मोटर से आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पंप होता है उसमें जो एनर्जी आता है वो आता है मोटर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में देखें तो इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल अदर करंट सोर्स आर ओपन सर्किटेड कर दिया जाता है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम में जब हम कंसीडर करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट सोर्स, ठीक है,
कंसिडर करेंगे वन करंट सोर्स एंड ऑल अदर करंट सोर्स जो भी होगा उसे ओपन सर्किट करेंगे। जब हम वन वोल्टेज सोर्स को जब कंसिडर करेंगे तो फिर बाकी सारा जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसे शॉर्ट सर्किटेड करेंगे। ठीक है, ये सुपर पोजिशन थ्योरम का है। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं तो ये हो जाता है इन इंडक्टिव सर्किट वेन इंडक्टेंस एल और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो लिखा जाता है इसे, ठीक है, इंक्रीजेज द इन द सर्किट करंट। ठीक है, तो आई इक्वल टू जो होता है आपका वी अपॉन का ये होता है वी अपॉन एक्सएल हो जाता है या एल। ठीक है, जब ये वैल्यू पूछ रहा है अगर आपका ये इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा आपका, ये डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस सारे का जो क्वेश्चन होगा उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। ठीक है, वहाँ पे जाकर के जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। उसके बाद जो भी इसका जो भी प्रीवियस और भी क्वेश्चन वगैरह जो भी किया हुआ है पेपर 4 पेपर 3 सारे एडवर्टाइजमेंट का 1 19 3 19 2 17 4 17 जितना भी किया हुआ एडवर्टाइजमेंट बीपीएससी एई का सारा आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जनरल इंजीनियरिंग में मेरे से लेट हो गया है, सो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। सारा का एनालिसिस भी किया हुआ, सारे सब्जेक्ट वाइज में एनालिसिस किया हुआ, हर सब्जेक्ट का इसमें भी एनालिसिस किया हुआ, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।